हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल PhD आर्ट चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस वाद के विषय में चर्चा करेंगे जिसके एक कला समीक्षक थे जिनका नाम था वाक्शर। क्या नाम था? जिनका नाम था वैक्सल। वैक्सल ने कहा था कि देखो, जंगली जानवरों के बीच में दोना तेलो। इन्होंने व्यंग के रूप में कहा था कि देखो, जंगली जानवरों के बीच में दोना तेलो। जैसे अभी कोई लड़का बाइक वाइक तेज से लेकर जाता होता है, कहते हैं लोग व्यंग में कहते हैं, देखा था नवाब भाई कृपया हाथ गोड़ तोड़ लेगा। कहते हैं ना, गांव की बोलचाल में आम भाषा में लगभग यही चीजें बोली जाती हैं। तो जैसे ये व्यंग का कार्य करता है कि संभल के जा नहीं हाथ गोड़ तोड़ लेगा, वैसे वोक्सल कला समीक्षक महोदय ने कहा था देखो देखो, जंगली जानवरों के बीच दोना तेलो। अब ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि दोना तेलो कौन थे। तो दोना तेलो जो है ये प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है, क्या थे? पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। तो अब हमने जब ये शब्द कहा कि देखो देखो, जंगली जानवरों के बीच दोना तेलो, तो आप समझ गए होंगे कि हम और आप किस वाद के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। वो वाद है फाववाद। इंग्लिश में फाविज्म कहते हैं। आप हम सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले रीतकाल चला था, जिससे रीतकाल के अंतर्गत ही हम नाबी कलाकार के विषय में चर्चा किए थे, जिसमें आपके बिहार बोवार देनी साहब थे। तो 19वीं शताब्दी के अंत में, बिल्कुल 19वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 1899 ईस्वी में, जब उत्तर प्रभाववादी कलाकार सेजान कब 1899 1900 और आपके गांव जिन्हें पाल गार्डन कहते हैं, ये 1901 में इन लोगों की जब एकल प्रदर्शनियां लगी थी, तो वहीं से प्रभावित होकर एक नया काल आया था, एक नई लहर आई थी, एक नई शैली सिमरी थी, जो फाववाद में के नाम से प्रसिद्ध थी। जब हम आप अध्ययन करते हैं, फाववाद के विषय में विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो हम आप पाते हैं कि इस विषय में और प्रभाववाद में कुछ ज्यादा अंतर नहीं था। हाँ, अगर अंतर था तो प्रभाववाद जो है वो समय के गति पर आधारित था, लेकिन इस समय की गति पर आधारित नहीं है। बाकी रंग लगाने की पद्धति सब कुछ प्रभाववाद जैसे ही है। हम एक शब्दों में ये कहें कि जो फाववादी कलाकार हैं आपके, ये प्रभाववाद से ही प्रभावित थे। यहाँ तक ठीक है। ये लोग, इन लोगों ने जो है डायरेक्ट, देखिए प्रभाववाद में भी डायरेक्ट जो है कीप से रंग लगाया जाता था, क्योंकि उनके पास तो समय नहीं था, लेकिन इनके पास पर्याप्त समय, इसलिए ये लोग प्रभाववाद से जो है प्रभावित थे, इसलिए ये लोग भी डायरेक्ट रंग को लगाते थे। कई बिंदुवाद जो है आपका हमारा, जिसमें 16 से न्यांक दी है, उसका भी ये लोग प्रयोग किए हुए हैं कई बार। ठीक है, क्या बिंदु, दृष्ट बिंदु जिसे हम कहते हैं, वहाँ उसका भी ये लोग प्रयोग किए हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग ये जो है
प्रभाववाद से ही संबंधित किए हैं। अब इसमें जो कलाकार हैं हेनरी मातिस, ब्लामांक, डेरे, मैक्वे, ये लोग सब पहले तो देखिए, ये जो भाववाद चला है ये आज की चली हुई नहीं है। कोई कला अपना रूप बदल लेता है अलग बात है, लेकिन उसका जो मूल होता है, जड़ होता है ना, वो वही होता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार हम कि मुझे प्यास लगी है, आवाज़ निकल नहीं पा रही है और रात बहुत अच्छी है, नियर अबाउट 1 बजने वाले हैं, कौन बाहर जा पानी लाए, तो चलिए लगे आप। मैं बता रहा हूँ कि जैसे गेहूँ है, गेहूँ का आटा हम लोग खाते हैं, चाहे पराठा बना ले गेहूँ के आटे का, चाहे आलू वाला पराठा बना ले, चाहे मटर वाला पराठा बना ले, पूड़ी बना ले, रोटी बना ले, तो मूल तो आटा ही है ना, केवल हम लोग उसका आकार बदल कर खाते पीते रहते हैं। उसी तरह आपका भाववाद भी है। हेनरी मातिस, ठीक है, हेनरी मातिस जो है ये आपके जो सबसे अधिक प्रभावित थे, तो ये आपके थे, जानते किससे? सेजान से प्रभावित थे। हेनरी मातिस जी ने जो है सेजान की, पाल सेजान की एक है 3 स्नान मग्नाएं, है ना, 3 स्नान मग्नाएं। इन्होंने 1936 ईस्वी में इसको लुब्र संग्रहालय से पहले खरीदा था और खरीदने के बाद इसके विषय में ये एक वार्तालाप में ये तथ्य अपने बोलते हैं कि इस चित्र से हमने व्यावसायिकता के साथ साथ एक प्रेरणा पाया हूँ, और अब आज 1936 में मैं इस पेंटिंग को, जो 3 स्नान मग्नाएं हैं, लुब्र संग्रहालय को हृदय से, स्नेह से मैं इसको दान देना चाहता हूँ। ये शब्द कहे थे हेनरी मातिस जी। बाकी पद्धत तो देखिए, पद्धत वही थी। ये लोग अगर पेड़ जैसे आपको बनाना है तो एकदम चटक हरा करके लगाते थे। हमने पहले वर्णन किया है कि डायरेक्ट जो है ब्रश से लगाते थे। इसके जो दूसरे प्रसिद्ध कलाकार थे वो थे आपके ब्लामांक। ब्लामांक महोदय जी कहते हैं कि मैं लुब्र संग्रहालय या किसी भी संग्रहालय में जाने से अच्छा एक वेश्यालय घर, यानी एक वेश्या घर में जाना पसंद करूंगा। तो चीजें होती है ना, ये विरोध होने लगता है। तो जब विरोध हुआ, ये चीजें आपकी तरह पूरे शहर में प्रचलित हो गई, तो इन्होंने लोगों के सम्मुख आकर अपने जो इन्होंने तथ्य कहा था कि मैं किसी संग्रहालय में जाने से अच्छा किसी वेश्या के घर जाना पसंद करूंगा, तो इन्होंने संशोधित कर कर उसे प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि मैं स्वयं कुर्बे महोदय से जान से, माने से मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन ये शब्द मैंने इसलिए कहा, आज तक लुब्र संग्रहालय, किसी भी संग्रहालय की सीढ़ी पर इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि मैं सामने वाले का जब चित्र देखूंगा तो मैं उसकी तरफ आकर्षित होऊंगा, और जब आकर्षित होऊंगा तो उसके चित्रों की अनुकृति बनाऊंगा। और जहाँ ये भावना हमारे मन में आ गई, जहाँ हम अनुकृत बनाने लगे, वहीं पर हम अपनी जो सोच है, अपनी खुद की जो प्रेरणा है, अपनी जो आस्था है और अपना जो पहचान है, वो हम खोकर उस सामने वाले प्रभावित हुए लोगों के जो है तथ्यों पर चलने लगूंगा। इस चीज का विश्लेषण करते हुए ब्लामांक जी जो है कहते हैं, ब्लामांक जी जो है ये भी कहते हैं, देखिए इनके पिताजी और माताजी संगीत से संबंधित हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं
जन्मते ही संगीत से सुना हूँ और मेरा पूरा जीवन जो है संगीतमय है। इसके साथ ही साथ बलवांग जी ने ये भी कहा है कि ये जो फावाद है, मैं स्पेशल रूप से इस फावाद में शामिल नहीं हूँ। क्या इन्होंने कहा, मैं स्पेशल रूप से इस फावाद में शामिल नहीं हूँ। अंत के समय इन्होंने ये फावाद ज्वाइन किया था। और हेनरी मातिस की एक मूर्ति है गुलाम, है ना। हेनरी मातिस की गुलाम है, हरी पट्टी है। तो जो गुलाम मूर्ति बना है, इसकी तुलना रौंदे के मूर्ति खड़ी हुई स्त्री से की जाती है। और हेनरी मातिस जो है, ये फाववाद के प्रधान चित्रकार माने जाते हैं। इसी तथ्य में एक कला समीक्षक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि जो फाववाद है इसमें कुछ भी वाद नहीं है, इसमें कुछ भी विचार नहीं है। ये सिर्फ रंग का एक बर्तन है जो कलाकार जो है समीक्षक के मुंह पे या कलाकार के मुंह पे फेंक दिए हैं। यहाँ मुंह का तात्पर्य कैनवास से है कि ये तो कैनवास है। ये कलाकार जो है रंगों से भरे हुए डिब्बे को इसके कैनवास के मुंह पर फेंक दिए हैं, बस, और कुछ नहीं। अगर आप इसको साफ करके देखोगे तो इसमें आपको ना कोई विचार मिलेगा, ना कोई तथ्य मिलेंगे और ना कोई इसमें थीम मिलेगी। ये सब चीज इसी प्रभाववाद के अंतर्गत आता है। और इसी प्रभाववाद में एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भाववाद के कौन से कलाकार संगीत प्रेमी व अच्छे वादक थे। तो देखिए, अब यहाँ जब संगीत प्रेमी से बात आ गई तो जब वांग गांग थे तो वांग गांग के मृत्यु से पहले उन्होंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि ये जिस वाद पर मैं चल रहा हूँ, कौन सा वाद था बताइए, उत्तर प्रभाववाद था ना, जो वांग गांग जी जिससे संबंधित थे। तो इन्होंने कहा कि जो मैं उत्तर प्रभाववाद से हूँ, ये भविष्य में एक संगीत का रूप ले लेगा और जितने कलाकार हैं वो इस चित्रण पद्धति को एक संगीत के लय की तरह जो है चित्रित करेंगे। वो बड़े दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि ये चीजें होंगी और यही आगे चल के नाभी, देखिए इसमें तो नाभी कलाकार भी थे, तो नाभी कलाकार से वो जो परिवर्तित होते होते भाववादी कलाकार जो है एक अच्छे संगीत प्रेमी के साथ साथ अच्छे वादक भी थे। हमारी शॉर्ट वीडियो में ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन से ऐसे भाववादी कलाकार हैं जो एक संगीत से संबंधित व एक अच्छे वादक हैं। तो इसमें जितने कलाकार हैं जैसे मातिस, ब्लमांक, देरे और आप बताओ कौन, बियार, मतलब जितने भी हैं ये लोग जो हैं इसी से संबंधित हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि ब्राक, जब हम लोग पढ़ते हैं घनवाद तो पिकासो और ब्राक को जो है घनवाद के जनक के रूप में पूछते हैं, जानते हैं, तथ्यों को लिखित रूप से या मौखिक रूप से हम लोग पाते हैं। तो देखिए, मान लो कोई बात 20 साल तक चला, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि कलाकार भी इसी, देखिए सपोज दैट जो हम घनवाद को ही ले लेते हैं, ये 1907 से लेकर 1925 तक चला, ठीक है, नियर अबाउट ये चला था, 18 साल के तकरीबन चला था। तो क्या पिकासो और ब्राक साहब क्या ये 18 ही वर्ष काम किए थे, 18-20 ही वर्ष? नहीं, ये घनवाद में तो थे ही, साथ ही ये जो आगे शैली पनपी उस शैली में भी काम किया। तो इसी तरह ब्राक महोदय का नाम जो है अपने यहाँ यानी कि
भाववाद में भी आता है। ठीक है, और देखिए साथ ही साथ ये जब मातिस महोदय वान गॉगिन से भी बड़े प्रभावित हैं। तो जैसे संग्रहालय में जब पेंटिंग खरीदी जाती है तो वो पेंटिंग कोई और खरीदता है, फिर कोई और खरीदेगा, फिर कोई और खरीदेगा। ये खरीदने और बेचने की क्रिया प्रतिक्रिया चलती ही रहती है। क्या क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। तो एक बार पाल गागिन के चित्र को जिसने खरीदा था उसने आवश्यकता पड़ी होगी तो उसने बेचने गए। तो एक सज्जन ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति का चित्र नहीं खरीद सकता जो अपने बीवी और बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया हो। मैं बिल्कुल ऐसे व्यक्ति का चित्र नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर वान गागिन के चित्र को ही यहाँ पर उन्हीं के बारे में ही ये चीजें कही गई है। देखिए अब वान गागिन उत्तर प्रभाववाद के हैं, लेकिन उनका वर्णन यहाँ भी आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर 5 ही साल कोई ग्रुप चला, कोई शैली पनपी तो 5 ही साल नहीं, हर कोई वही काम करता है। जैसे हम लोग जब स्कूल में पता लगा हम लोग इंटर में कोई और दोस्त रहते हैं, फिर जब ग्रेजुएशन करते हैं कोई और रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई और रहते हैं, फिर जब जॉब पे लग जाते हैं कोई और दोस्त रहते हैं। तो इसी तरह ये प्रतिक्रियाएं जो है चलती रहती है। और इसी भाववाद में, ठीक है, इसी भाववाद में मातिस जी कहते हैं कि मैं वो चित्रकार हूँ, कहते मैं वो चित्रकार हूँ जो रंगों की उसकी वैल्यू को हम घटने नहीं देते। कोई भी तथ्य हो, कोई भी दर्शक हो। और दूसरा बात ये जान लीजिए कि ये लोग साहित्यकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी शब्द में ब्लांक जी कहते हैं कि उन्होंने एक चित्र बनाया, एक व्यक्ति का पोर्ट्रेट बनाया। तो जिस व्यक्ति का बनाया उसने, ये प्यास बड़ी तेज लगी, ठीक है, उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो तुम मेरा चित्र बनाया हो, पोर्ट्रेट बनाया, ये तो मेरा है ही नहीं, इसमें मेरे जैसा कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि देखो तुम एक इंसान हो और मैं एक चित्र बनाया हूँ, ना कि एक इंसान को बनाया हूँ। तो इसलिए भिन्नता तो होगी ही। और देखिए जब लाल, पीले, काले, गोरे रंगों के लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बिना मिलाए, बिना उसके किसी टोन में परिवर्तित किए लगाते थे तो सिंपल सी बात है भद्दा भद्दा ही लगेगा। और जब भद्दा भद्दा लगेगा तो इसी भद्देपन को देखकर ही कला समीक्षक बॉक्सर ने कहा था कि देखो देखो जंगली जानवरों के बीच दोना तिल्लो। और इन्हीं तथ्यों में रस्किल बिस्लर जी ने कहा था कि ये जो वाद है, ये चित्र है, ये रंगों से भरा हुआ बर्तन केवल कलाकार मुख पर फेंके हुए हैं। यही सब चीजें हैं आपके भाववाद में। आशा है कि भाववाद को समझे होंगे। तो देखिए मैंने एक जो की पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। प्रभाववाद समय को लेकर चला था कि जैसे देखो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, यहाँ पर मेरे इसके बगल इतना दूर छाया दिख रहा है ना, दिख रहा है। जो प्रभाववादी कलाकार थे, मान लो आज काम बंद कर दिए, कल जब मेरे ऊपर रोशनी पड़ेगी इतना ही छाया दिखेगा, तभी कार्य शुरू होगा। और भाववाद देखिए वहाँ भी वो लोग डायरेक्ट जो है निकाल के रंग ब्रश से डायरेक्ट कैनवास पर लगाते थे, कोई रंग मिलाते नहीं थे। वही काम यहाँ भी हुआ है, सिर्फ वो लोग एक समय को निर्धारित करके काम करते थे, लोग समय को निर्धारित करके नहीं करते हैं। और आप ही जानते हो हरा, लाल, पीला ये सब जो प्राथमिक रंग है, इसे हम डायरेक्ट जहाँ लगाएंगे वहाँ बड़ा भद्दा लगेगा, लगता है ना, बड़े भद्दे लगेंगे। तो
तो यही सब तथ्य है जिसको देखकर फाववादी नाम पड़ा, जंगलवादी नाम पड़ा, और इसी को जो है जंगली जानवर बीज दोनों तिलों की संज्ञा दी गई है। इसी को रंगवादी भी कहा जाता है। जैसे सैलोज मुखर्जी तो थे जो भारत के हैं, सैलोज मुखर्जी जिनका जन्म 1924 में हुआ था, सैलोज मुखर्जी, ये तो हैं फाववादी कलाकार, लेकिन कहीं कहीं सही किया जाता है रंगवादी कलाकार भी। तो चाहे रंगवादी कलाकार कहो, चाहे फाववाद कहो, चाहे जंगलीवाद कहो, चाहे लोगों को जंगली ही कह दो, तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी। तो आशा है कि ये जो जानकारी मिली हुई है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग अपना ख्याल रखना, और हाँ, बड़ी गर्मी है, गर्मी का लुत्फ उठाते रहिए। बारिश वारिश हो तो नहाते वहाते भी रहिए भाई, ठीक है। टेक केयर।